हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केबीएस पीआरटी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट 2, जिसमें हमने शामिल किए हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। तो हर क्वेश्चन के बाद हम 2 से 3 सेकंड के लिए रुकेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रुटियों का पता कर लेना किस कौशल के अंतर्गत आ जाएगा? कौशलात्मक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। परियोजना विधि के जन्मदाता हैं। तो आपको बताना है कि परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। तो परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43। बालकों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होंगी यदि। ऑप्शन नंबर एक, अध्यापिका नहीं जानती कि वह इसे क्यों कर रही है। ऑप्शन नंबर दो, अध्यापिका अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए उन्हें संचालित करती है। ऑप्शन नंबर तीन, प्रधानाध्यापक द्वारा क्रिया प्रधान अधिगम के लिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने हेतु अध्यापिका उन क्रियाओं को करती है। ऑप्शन नंबर डी, वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना समझने में सहायता करेगी। तो इन सब में सबसे अच्छा आंसर आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना विकसित करने में सहायता करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसमें आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो जाएगी। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी कथन विधि। बात करें अगर प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? कहानी कथन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। ऑप्शन नंबर तीन, विद्यार्थियों को वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो बच्चों को समूहों में विभाजित नहीं करना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 48। शिक्षण प्रक्रिया में का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, शिक्षक का। अगर बात करें हम शिक्षण प्रक्रिया की, तो इसमें कितने चर होते हैं? 3 चर। कौन कौन से हो जाएंगे? शिक्षक, विद्यार्थी और नंबर 3 हो जाएगा पाठ्यक्रम। अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक किस तरह का चर हो जाएगा? स्वतंत्र चर। विद्यार्थी कैसा हो जाएगा? आश्रित चर। और बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम हो जाएगा मध्यस्थ चर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। शिक्षक कैसा हो जाएगा? स्वतंत्र चर। विद्यार्थी हो जाएगा आश्रित चर। और पाठ्यक्रम हो जाएगा मध्यस्थ चर। टीचर जो होगा वह कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट होगा डिपेंडेंट। और पाठ्यक्रम जो हो जाएगा कैरिकुलम हो जाएगा आपका मीडियम या मध्यस्थ चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। तो आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है,
ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है, गणना कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ऑप्शन नंबर 3, गणितीय आकृतियां बना सकेंगे। और ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान कर सकेंगे। तो इन सब में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो बात करें अगर हम ह्यूरिस्टिक विधि की, तो यह किसके द्वारा दी गई है? आर्मस्ट्रांग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र का पता लगाने वाली विधि क्या कहलाती है? तो बालक की गणित में का पता लगाने वाली विधि क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक कार्य। आपको ध्यान रखना है, जब कमी का सिर्फ पता लगाया जाए, कमी का पता लगाने पर कौन सी विधि होगी? निदानात्मक कार्य। जब उस कमी का पता लगाने के बाद उसे दूर किया जाए, दूर करने के लिए जो उपाय किए जाएं, वह किस में आ जाएंगे? उपचारात्मक कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। तो इसका आंसर आपको देना है कि अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? समसात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सामान्यकरण का सिद्धांत CH जुड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये सिद्धांत आपको याद रखने हैं कि औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा। इस सिद्धांत को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि GS का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, जब पूर्व अधिगम की नई स्थिति जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, तो यह क्या कहलाता है? जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में क्या करे? मदद। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में क्या करे? मदद। तो यह कैसा अंतरण कहलाएगा? अधिगम का सकारात्मक अंतरण। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे में क्या दे आपको? दिक्कत या परेशानी, तब क्या कहलाएगा? नकारात्मक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत मापन की विधि कौन सी है? तो व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत मापन की विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपी विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास होता है? तो इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों का विकास किस अवस्था में होता है, ये आपको बताना है। तो यह विकास शुरू हो जाता है 3 से 5 वर्ष की अवस्था के दौरान, और यह किसके अंतर्गत आ जाएगी? शैशवावस्था के दौरान। बात करें इलेक्ट्रा की, तो यह ग्रंथि किस में पाई जाती है? लड़कियों में, जिसके कारण ये अपने पिता को अधिक प्रेम करती हैं। और ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों में, जिसके कारण ये क्या करते हैं? अपनी माता को अधिक प्रेम करते हैं। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तो अभिवृद्धि एक मात्रात्मक पक्ष है, बिल्कुल सही है। वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात हो जाएगी। तो वृद्धि को मापा जा सकता है, तो यह कैसा हो जाएगा? मात्रात्मक पक्ष। यह मापनीय नहीं है, तो वृद्धि को आप माप सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसका मोटापा कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह मापनीय नहीं है, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? तो इसमें आपको बताना है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा।
तो यह परिभाषा दी गई है ऑप्शन नंबर 3 स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन ने क्या बताया है कि बुद्धि एक तार्किक चिंतन है। अगर बात करें हम स्टर्न की, तो स्टर्न ने बताया है नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता बुद्धि है। टर्मन ने बताया है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, पिछड़े बालक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो गाइस इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है J.M. स्टीफन के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि स्टीफन के द्वारा क्या दी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो वह टिफिन किस तरीके के क्रम में लेके जाता है? एक व्यवस्थित क्रम में। टिफिन में अपना खाना किस में रखता है? व्यवस्थित क्रम में। तो टिफिन से आप याद रख सकते हैं स्टीफन, और इस परिभाषा का कीवर्ड क्या हो जाएगा? व्यवस्थित अध्ययन या व्यवस्थित। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बात करें अगर हम बुद्धि लब्धि की, तो सूत्र क्या हो जाएगा? MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो यहाँ मानसिक आयु कितनी दी है? 15, वास्तविक आयु दी है 12, और इसकी गुणा किससे करनी है? 100 से। तो इसे एक बार डिवाइड कर लीजिए, ये चला जाएगा 20 बार, तो 20 पंजे 100। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसे आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 15 बटे 12 गुणा 100, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125। तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 125। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भूख प्यास सुरक्षा की आवश्यकता सभी किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो यह किस प्रकार के प्रेरक हो जाएंगे? भूख प्यास कैसी है? प्राकृतिक। तो ये हो जाएंगे प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्यक्तिगत मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार कैसा होगा? तो प्रश्नावली का प्रकार कैसा होगा? बंद प्रश्नावली। इसे बोलेंगे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो हमेशा हमें बच्चे से किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का अर्थ होगा जिनके एक से अधिक क्या हों? उत्तर हों। तो बच्चे से किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए? ओपन एंडेड, जिनके प्रश्नों के उत्तर कैसे हों? एक से अधिक हों। मुक्त अंत्य प्रश्न इन्हें आप बोल सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार होगा बंद प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 67, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो यह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन को अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? तो निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। अवलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? तो बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो शिक्षण सूत्र जो है विकास का सिद्धांत, वह क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे बच्चा पहले किसी भी पक्षी को देखता है तो सबको क्या बोलता है, पक्षी। उसके बाद वह क्या करने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है कि यह मोर है, यह तोता है। तो यह किस नियम पर आधारित हो जाएगा, सामान्य से विशेष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का लक्षण नहीं है। अपने सहपाठियों से लड़ाई करना, कुसमायोजन। नाखून चबाना या काटना, ये कुसमायोजन। हकलाना, यह भी कुसमायोजन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सांवेगिक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। तो प्रतिभावान बच्चों की क्या विशेषता हो जाएगी, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो मानसिक आयु की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनेश साइमन मापनी 1911 के अंतर्गत। बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या है। तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकनात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। आपसे पूछा जा सकता है इनकी स्टडी के बारे में। तो इन्होंने जो स्टडी की थी वो क्या थी, बोबोडोल स्टडी, ये आपको याद रखना है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यह परिभाषा दी गई है गेट्स के द्वारा। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना क्या हो जाएगा, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है। इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी। फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित चार्ट दिखाना, पाठ्यक्रम में से पाठ पढ़ाना, कक्षा से संबंधित क्रियाएं करवाकर, या अपने पास आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका एक आलेख तैयार करवाकर। तो इनमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका एक आलेख तैयार करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है नहीं का। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। हमेशा शिक्षक को क्या यूज करना है, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम। तो अधिगम किस तरीके का होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय हो जाएगा विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है क्या कहलाती है। तो यह विधि कहलाएगी अभिक्रमित अनुदेशन, और यह किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। तो किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया है, तो यह किया गया है ब्लूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह समान शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु अवसर न दे, या क्रिया आधारित शिक्षण करे। तो इनमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा, शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्रिया आधारित शिक्षण करें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। तो यह किस क्षेत्र में आ जाएगा, बोधनात्मक क्षेत्र में। और बोधनात्मक का संबंध किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 83, छात्रों के अर्जित ज्ञान को छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्राविधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी परीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है अमेरिका में। ग्रुप टीचिंग का प्रयोग किया गया है अमेरिका में। उपचारात्मक शिक्षा का हेतु है या कारण क्या है? नई भाषा वस्तु को दाखिल करना या दाखिल करना। ऑप्शन नंबर बी तत्कालीन पढ़ाई वस्तु की कसौटी। ऑप्शन नंबर 3 सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना और पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। तो उपचारात्मक में क्या है? जो कुछ पहले त्रुटियां रह गई हैं उन्हें उपचार के माध्यम से, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86, अंग्रेजी के मूल्यांकन में ज़्यादातर विद्यार्थियों को निम्न ग्रेड प्राप्त हुई। निम्न ग्रेड प्राप्त करने का कारण जानने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई कसौटी होगी। तो शिक्षक द्वारा तैयार की गई कसौटी क्या होगी? इसका आंसर आपको देना है। तो बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक कसौटी। तो विद्यार्थी की कमियों का पता करना किस में आ जाएगा? निदानात्मक कसौटी में। क्वेश्चन नंबर 87, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ाने से पहले विनोदी प्रवृत्ति में शामिल करता है। इस प्रवृत्ति का हेतु या कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का ध्यान परिवर्तन के लिए, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को प्रेरित करना और ऊर्जा संभर करना। तो विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या हो जाएगी? बच्चों में विनोद की भावना उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को क्या कहा जाता है? तो त्वरित पढ़ने को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्कैनिंग। जब किसी विशेष पार्ट को या विशेष भाग को देखने के लिए आप पढ़ते हैं तब उसे क्या बोलेंगे? स्कैनिंग। किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ने को क्या बोला जाएगा? स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जनरल आइडिया किस में आ जाएगा? अगर हम बात करें जनरल आइडिया की, तो जनरल आइडिया किस में होगा? स्कीमिंग में। और स्कैनिंग किस में हो जाएगा? टू लोकेट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्कैनिंग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा अभ्यास कौशल नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अभ्यास कौशल नहीं है ये आपको बताना है। टिप्पणी लिखना, विश्व ज्ञान कोश में से जानकारी लेना, प्राथमिक विवरण लिखना। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक विवरण लिखना। क्वेश्चन नंबर 90, श्रव्य भाष्य ऑडियो लिंगुअल पद्धति जो सेना पद्धति के नाम से भी जानी जाती है को त्वरित ग्रहण करने में फलित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलने और सुनने का कौशल विकसित करने के लिए सेना पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और यह कब से शुरू करी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में यह शुरू की गई थी। और किसके सहयोग से शुरू करी गई थी? आर्मी के सहयोग से शुरू करी गई थी। इसलिए इस पद्धति का नाम हो जाएगा सेना पद्धति। क्वेश्चन नंबर 91, भाषा में कौशल सिखाने का क्रम क्या होता है? तो इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं। LSRW आपको याद रखना है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और लास्ट में हो जाएगा राइटिंग। तो सबसे पहले क्या है? लिसनिंग सुनना, उसके बाद है स्पीकिंग बोलना, उसके बाद है रीडिंग पढ़ना और सबसे लास्ट में हो जाएगा लिखना। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, संक्षिप्त विवरण को पढ़ना और विस्तृत ज्ञान में उत्तर देना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको देना है कि संक्षिप्त विवरण को पढ़ना और विस्तृत ज्ञान में उत्तर देना क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाएगा? स्कीमिंग। तो जनरल आइडिया के लिए जब भी पढ़ा जाएगा वह क्या होगा? स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ग में पोषण आहार का विषय अधिक असरकारक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वर्ग में पोषण आहार का विषय अधिक असरकारक रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को मनुष्य की बतीसी का मॉडल दिखाना चाहिए। तो ये भी गलत। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे पदार्थों का निरीक्षण करने की सूचना देनी चाहिए और बाद में अपना विवरण देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवबोधनात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवबोधनात्मक अवबोधनात्मक उद्देश्य से क्या होगा बच्चे? वर्गीकरण कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता हो जाएंगे फ्रोवेल। आज की सीरीज में जो क्वेश्चन आपको याद रखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद रखना है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया गया है स्किनर के द्वारा। एक आपको याद रखना है खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल। बात करें अगर हम परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई है? तो परियोजना विधि दी गई है किलपैट्रिक के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है। तो व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को कौन सूचित करता है? ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रटने का सिद्धांत। तो बच्चे को ध्यान हमें किस पर से हटाना है? रोट लर्निंग से। तो बच्चे को हमें रटंत विद्या से हटाकर किस पर पहुंचाना है? समझने पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? तो यह किस पर आधारित हो जाएगा? ज्ञान पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना, मापना, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रेल पद्धति के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को दृष्टि विकलांग छात्रों के विद्यालय में ले जाया गया। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा दोस्तों के साथ मजा और आनंद करने में। ऑप्शन नंबर ए गलत। सभी प्रकार के विकलांग छात्रों के प्रति सम्मान व्यक्त करने में, ये भी गलत। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। तो इसका उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन पद्धतियों या परिस्थितियों के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की किस योग्यता के परीक्षण पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए? तो किस पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए? उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने, गलत। विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को सही रूप से बताने, ये भी गलत। खुले प्रश्नों के उत्तर देने। और ऑप्शन नंबर 3, संकल्पनाओं की समझ को उत्तर जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा इनमें सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, संकल्पनाओं की समझ को दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में हमने पेडागोजी का पार्ट डिस्कस कर लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होगा, जो कि आज के पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको बताना है कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है, खेल विधि किसके द्वारा दी गई है। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।